जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालय में आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के एग्जाम होने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है ECO 101F। ठीक है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पेपर कोड का क्या नाम है, ECO 101F है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022-23 का। ठीक है, तो ये पेपर कोड देख करके आप डर मत जाइएगा। इस साल यानी 2024 और 25 सत्र वाले एग्जाम में आपका पेपर कोड का नाम चेंज कर दिया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पेपर कोड चेंज करने से कोई मतलब नहीं होता है, बाकी आपका सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए थे सारे आपके बुक से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों का एग्जाम 21 दिसंबर 2024 को होने वाला है, यानी कल ही आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख पाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये नहीं कि मैं केवल आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो जा रहा है। एक तरह से जब आप लोग नहीं पढ़ रहे थे उसके पहले से ही मैंने आपके क्लासेस करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइएगा, सारे क्लासेस आप देख लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 30 प्लस क्वेश्चंस आपके आएंगे, अगर आप सारे क्लासेस ध्यान से देख करके जाते हैं तो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लीजिएगा, इसमें 80 क्वेश्चंस है और बाकी सारे बुक से मैंने आपके सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो प्लेलिस्ट में वो सारे क्लासेस हैं, सारे क्लासेस को अटेंड करके जाना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पर्सनली देखें, जो बीए सेमेस्टर वाला है ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की पर्सनली तैयारी कराता है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर, सब में आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने को मिलेगा। आप लोग देख रहे होंगे थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के मैंने इकोनॉमिक्स के कितने शानदार तरीके से सारे क्लासेस कराए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, आप भी हमारे हैं। चले, तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखें, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, मानवीय आवश्यकताएं हैं यानी ह्यूमन वांट्स आर। बताइए, मानवीय आवश्यकताएं सीमित हैं या फिर असीमित हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जो मानव की आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चले, इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया दोस्तों, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में प्रमुख समस्या है, यानी जो रॉबिन्स महोदय हैं इनके अनुसार इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में प्रमुख समस्या क्या है। निर्धनता की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, या फिर सीमित साधनों के कारण चुनाव की समस्या है। तो जो रॉबिन्स महोदय हैं इनके अनुसार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में सीमित साधनों के कारण चुनाव की समस्या है। सी ऑप्शन राइट है दूसरे का। ठीक है, देखिए, एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी तरीके से समझते चलेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि आपको डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, चले, बाकी मैंने सारे क्लासेस आप लोगों के लिए करा रखे हैं, तो उन सारे क्लासेस को अटेंड करके ही जाना है। ठीक है, देखिए, संसाधनों के विकास का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र था, यानी संसाधनों का विकास का अर्थ होता है उत्पादन संभावना वक्र था। दाईं ओर सरकना था, बाईं ओर सरकना था, या फिर स्थिर रहना था। तो संसाधनों के विकास का अर्थ होता है उत्पादन संभावना का जो वक्र था ये आपका दाईं ओर सरकना था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चलिए, चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जो मिक्स्ड इकोनॉमिक है जो दोस्तों, इसमें जो सह अस्तित्व होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। ठीक है, चले, यानी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, मांग का नियम संबंधित है एडम स्मिथ से, मार्शल से, हिक्स से, या फिर सैमुअल्सन से। बताइए, मांग का नियम, ठीक है, बताइए, यानी द लॉ ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विथ, यानी लॉ ऑफ डिमांड किससे संबंधित है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड आपका मार्शल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या फिर अनंत होता है। तो जो मांग वक्र का ढाल होता है यह नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए 7वां प्रश्न क्या है, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है तो वस्तु की मांग बेलोचदार होगी, लोचदार होगी, पूर्ण लोचदार होगी या समानुपाती होगी। तो पूर्णतः इलास्टिक होती है, ठीक है, लोचदार होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। चलिए 8वां प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है, पूर्णतः लोचदार मांग की दशा में मांग की कीमत लोच यानी जो ईपी होती है वो क्या होगी। तो ये जो है अनंत होती है, ठीक है, इनफाइनाइट होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। कैसे सर जी, देखिए पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब है कि कीमत में बहुत ही छोटा सा परिवर्तन भी मांग को अनंत तक बढ़ा या घटा सकता है। इस स्थिति में मांग की कीमत लोच यानी जो ईपी है वो अनंत के बराबर होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच का प्रकार नहीं है, कीमत लोच, आय लोच, बाजार लोच या आड़ी लोच, कौन बताइए, इन चारों में से कौन मांग की लोच का प्रकार नहीं है। जैसे मान लीजिए मांग की लोच के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो मांग की लोच के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, मांग की कीमत लोच, मांग की क्रॉस यानी मूल्य लोच और जो तीसरा है मांग की लोच जिसे आय लोच कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो बाजार लोच है दोस्तों, ये मांग की लोच का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है। देखें संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें वस्तु की जो मांग होती है और पूर्ति होती है बराबर होती है, यानी संतुलन कीमत, ठीक है। तो संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिसमें वस्तु की डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10 का। चले 11 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया दोस्तों, उपभोक्ता की बचत की धारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। उपभोक्ता की बचत की धारणा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उपभोक्ता की बचत की धारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो सबसे पहले ड्यूपिट ने किया था। कब किया था यह भी पूछा जाता है, तो 1840 में किए थे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा। ऐसे पूछता है, जैसे मान लीजिए इसमें 2 लोग थे, जैसे देखिए उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा को सबसे पहले 1840 के दशक में फ्रांसीसी इंजीनियर जूल्स ड्यूपिट ने विकसित किया था, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल थे, ठीक है। यानी पूछेगा उपभोक्ता की बचत की धारणा को लोकप्रिय किसने बनाया, तो अल्फ्रेड मार्शल ने। और इस तरह से पूछेगा कि उपभोक्ता की बचत की धारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो ड्यूपिट महोदय ने किया, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस आपको मिल गए और दोनों तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलें 12 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होते हैं, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या अधिकतम, बताइए। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, बिल्कुल शून्य होता है, ठीक है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता जो होती है वो शून्य होती है। चले अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, ठीक है। यानी घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, ठीक है। ह्रास माने घटती, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ह्रास माने सुन के मत सोचिएगा कि दूसरा कुछ इसका वर्ड का मतलब है। यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास मतलब क्या हुआ, घटती सीमांत उपयोगिता भी इसे कहते हैं, गोसेन का प्रथम नियम है ये, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है, ये गोसेन का प्रथम नियम है। बी ऑप्शन आपका राइट है 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लीजिएगा, आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चले इस क्वेश्चन को मैंने आपके जो मॉडल पेपर मैंने बनाया है उसमें भी इसको मैंने रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखें सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की दशा, तो यहाँ पर ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा, ठीक है, फिर भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखें ऑप्शन नंबर सी में दिया है MUX अपान PX इक्वल टू MUY अपान PY इक्वल टू MUM, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आप लोगों के बुक में दिया है, आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है
जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होगी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी तब जो उपयोगिता होती है वो अधिकतम होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु बताता है। क्या बताता है? तो यह बताता है इक्वल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, समान संतुष्टि को बताता है तटस्थता वक्र, ठीक है। तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु क्या बताता है? समान संतुष्टि को बताता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 16 का। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है। तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? तटस्थता वक्र, ठीक है, तटस्थता वक्र का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ये एजवर्थ ने किया था। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 17 का, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछता है कि तटस्थता वक्र को एजवर्थ ने कब दिया था, किस सन में दिया था? तो 1881 में दिए थे, ठीक है। किस पुस्तक में दिए थे? तो उदासीनता वक्रों के सिद्धांत पुस्तक में इन्होंने विकसित किया था इस शब्द को, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपके विल्फ्रेड पेरेटो हैं इन्होंने 1906 में अपनी पुस्तक में उदासीनता वक्र को सबसे पहले चित्रित किया था, यानी चित्र के रूप में बनाने वाले सबसे पहले कौन थे? ये आपके विल्फ्रेड पेरेटो हैं जो 1906 में, ठीक है, 1906 में बनाए थे आपके तटस्थता वक्र को। या फिर इसे आप कह सकते हैं कि जैसे इसे एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए उदासीनता वक्र या फिर तटस्थता वक्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, ठीक है। चले कन्फर्म, चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। देखें, उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्त है। उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्त होती है उदासीनता वक्र का ढलान जो होगा वो कीमत रेखा के ढलान के बराबर होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का, ठीक है। उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्त है कि उदासीनता वक्र की ढलान मूल्य रेखा की ढाल के बराबर होनी चाहिए, यानी MRX, यानी जैसे आपका हो गया, ठीक है, मैं फिर से यहाँ से बता देता हूँ। जैसे होता है MRSXY, ठीक है, इक्वल टू PX अपान, ठीक है, PY, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, किस पर आधारित है ये? तो दुर्बल क्रमबद्धता पर आधारित होता है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 19 का, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 20 देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। देखें, निम्न में से सत्य है, कौन सा सत्य है? चलिए देखने का प्रयास करेंगे। प्रतिस्थापन बराबर आय प्लस प्रभाव कीमत, ये आपका गलत है। आय बराबर प्रतिस्थापन प्लस कीमत प्रभाव, ये भी आपका गलत है, ठीक है। अगला इसमें ऑप्शन दिया है कि कीमत जो प्रभाव होता है वो आय प्रभाव के बराबर होता है, और इसमें जो प्लस होता है प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 क्या है? देखें, प्रकट अधिमान सिद्धांत, ठीक है, बहुत ही फेमस है ये, ध्यान रखिएगा। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सैमुअल्सन है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का, ठीक है। देखें, जो इनका पूरा नाम है पॉल एंथनी सैमुअल्सन, ठीक है, ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने 1938 में, कब? 1938 में वरीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी प्रकट अधिमान के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अल्पकाल वह अवधि है जिसमें, तो अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें कुछ साधन स्थिर तथा कुछ साधन परिवर्तनीय होते हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 22 का, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में कितनी अवस्थाएं होती हैं? परिवर्तनशीलता, ठीक है, परिवर्तनशील जो अनुपात होता है इसमें नियम की जो अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, ये कुल 3 प्रकार की होती हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है। उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त आगतो, ठीक है, आगतो एवं निर्गतो, ठीक है, आगतो लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिएगा, इनपुट यानी आगतो, ठीक है, और आउटपुट माने निर्गतो,
तो इनके बीच में पाए जाने वाली संबंध को कहते हैं। इनके बीच में पाए जाने वाली संबंध को क्या कहा जाता है? तो उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है, समुत्पादन वक्र कहलाता है। ठीक है, आइसो प्रोडक्शन कर्व इज कॉल्ड। तो देखें, समुत्पादन वक्र जो होता है ये आपका सम मात्रा वक्र कहलाता है, आइसो क्वांट कर्व कहलाता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, 26 नंबर क्या है? समुत्पाद वक्र का ढाल व्यक्त करता है। क्या यह व्यक्त करता है? तो MRTS व्यक्त करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखें, समुत्पाद, थोड़ा सा बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों का एग्जाम है तो ध्यान से देखना पड़ेगा। देखें, समुत्पाद वक्र का ढाल व्यक्त करता है, क्या करता है? तो MRTS व्यक्त करता है। सर जी MRTS क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। जब मैंने जितना आपको पढ़ाया है थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों को, लगभग क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2-3 बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलें अब प्रश्न नंबर 27 आपका इसमें पूछा गया है, सीमांत लागत को व्यक्त किया जाता है। तो सीमांत लागत को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो MCN = TCN माइनस TCN-1 के रूप में। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। ठीक है, चलें 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। अच्छा, इसमें कुछ मैं आपको समझा दूं क्या? ठीक है, जो MCN है ये क्या है? तो ये सीमांत लागत इसको कहते हैं MC। ठीक है, और जो TC होता है ये आपका कुल लागत होता है। ठीक है, और जो आपका इसमें TCN-1 होता है ये कुल लागत में पिछली इकाइयों के कुल लागत को घटाकर इसमें की जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। 28 नंबर है, AC के न्यूनतम होने की दशा में होता है। अब AC क्या है सर जी? तो एवरेज कॉस्ट होता है। AC मतलब एवरेज कॉस्ट। ठीक है, व्हेन AC इज मिनिमम देन, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम देन। तो जो AC होता है ये न्यूनतम की दशा में होता है, कम न्यूनतम की दशा में होता है। तो ये होता है जब AC = MC बराबर होते हैं, यानी जो आपका इसमें एवरेज कॉस्ट है और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है ये दोनों आपके बराबर होते हैं। ठीक है, यानी एवरेज कॉस्ट न्यूनतम होने की दशा में तो एवरेज कॉस्ट जो होगा ये आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 28 का। देखिए हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए AC यानी एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत। ठीक है, आप समझ में आया? तो इसमें जो सीमांत लागत है MC क्या है? जो आपको मैंने क्या बताया है इसमें MC मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सीमांत लागत जो होगा वो आपका औसत लागत बराबर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 28 का। ध्यान से देख लेंगे आप सभी लोग, ये सारे क्वेश्चन देखिएगा आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन राइट है देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से जो आपका बी में दिया है AC = AFC + ABC। ठीक है, ये आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ AC क्या है सर जी? तो एवरेज कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो यहाँ AFC है ये क्या है? तो AFC जो है ये आपका AFC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ध्यान रखेंगे। और जो आपका ABC होता है ये क्या है? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। जो AC है, ठीक है, जो AC है ये क्या है? ये है लागत का मतलब। ठीक है, औसत लागत हो गया AC। और जो AFC है ये क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं औसत स्थिर लागत। और जो ABC होता है इसे हिंदी में कहते हैं औसत परिवर्तनीय लागत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। यानी आपको समझ में आ गया ना, जो AC है ठीक है ये बराबर है AFC के और प्लस ABC के। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। औसत लागत बराबर, ठीक है, औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनीय लागत। ठीक, आप समझ में आया?
चलें, देखिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यू आकृति का नहीं है? यू आकृति का कौन सा नहीं है? तो इसमें जो आपका AFC है ये आपका यू आकृति का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। AFC को मैंने क्या बताया है, आप सभी लोग बताइए, औसत स्थिर लागत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, औसत स्थिर लागत कहते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है? औसत आगम वक्र को कहा जाता है? मांग वक्र, उत्पादन वक्र, पूर्ति वक्र या लागत वक्र? औसम आगम वक्र को मांग वक्र कहा जाता है, डिमांड कर्व, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे क्या है, कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला है TR = P × Q, ये तो आपका राइट है। दूसरा क्या है, AR जो होगा वो आपका प्राइस के बराबर है, ये भी आपका करेक्ट है। MR = ΔTR/Q, ये भी आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। 32 का सारे ऑप्शन आपके सही हैं, एक भी गलत नहीं है। चलिए, फर्म का संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है ये मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, जहाँ पर वहाँ पर फर्म जो है संतुलन होता है, ठीक है। MC यानी मार्जिनल कॉस्ट और MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फर्म का संतुलन वहीं होगा जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू हो, वहाँ मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्मों को प्राप्त होता है, असामान्य लाभ प्राप्त होगा, सामान्य लाभ, हानि हो जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्मों को जो प्राप्त होता है वह असामान्य लाभ भी होता है, सामान्य लाभ भी होता है और हानि भी होती है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए, 35 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किया जाता है, फर्म द्वारा, उद्योग द्वारा, समूह द्वारा या सभी को द्वारा? पूछा क्या, ध्यान से देख लीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण तो उद्योग द्वारा होगा। जब भी पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो वहाँ जो कीमत होगा वो उद्योग द्वारा आपका निर्धारित किया जाता है। कैसे सर जी? देखें, पूर्ण प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं, ठीक है, और सभी के पास समान जानकारियां होती हैं, ठीक है। यहाँ जो प्रत्येक फर्म है उसकी कीमत को स्वीकार करती है, क्योंकि कीमत बाजार जो होता है उद्योग यानी उसकी कुल मांग और आपूर्ति पर निर्धारित होती है। फर्म सिर्फ उस कीमत पर अपना उत्पादन तय करता है, ठीक है। चलें, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में आपका जो AR है वो MR के बराबर होता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। तो सर जी, पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है, तो AR क्या है और MR क्या है? तो जो आपका AR है वो एवरेज रेवेन्यू होता है और जो MR है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। मैंने बताया ना, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, ठीक है। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में वहाँ होता है जहाँ आपका AR जो है MR के बराबर है। AR यानी औसत राजस्व और जो MR है वो सीमांत राजस्व आपका होता है, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 37 क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है? सामान्य लाभ प्राप्त करती है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए, प्रश्न नंबर 38 क्या है, ध्यान से देखेंगे। पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याण स्थिति प्राप्त होती है, कब प्राप्त होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में। सी ऑप्शन आपका राइट है, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। चलिए, 38 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है, देखें, अल्पकाल में तालाबंदी बिंदु वहाँ होगा जहाँ, तो जहाँ पर आपके TR जो होगा TVC के बराबर होगा, वहाँ पर अल्पकाल में तालाबंदी बिंदु होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर जी, TR क्या है और TVC क्या है? तो जो TR होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका टोटल रेवेन्यू होता है, ठीक है। अल्पकाल में तालाबंदी बिंदु वहाँ होगा जहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू
टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा, वहाँ पर अल्पकाल में ताला बिंदु होगा। ठीक है, समझ में आया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, TR यानी टोटल रेवेन्यू और TVC माने टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, समझ में आया। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। 40 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है? तो जो आपका कीमत विभेद है, ठीक है, ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं होती है। बाकी आपकी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं होती हैं, जैसे अत्यधिक क्रेता तथा विक्रेता होंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता होगी, सहजातीय वस्तुएं होंगी, बाजार का पूर्ण ज्ञान होगा, तो ये सभी क्या हैं? पूर्ण प्रतियोगिताएं होंगी। लेकिन कीमत विभेद जो है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए 40 आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, क्योंकि पहले आपके 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। अब यहाँ से दूसरे क्वेश्चन पेपर का आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखें, कीमत दृढ़ता की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अल्पाधिकार बाजार से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पहले का। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, पुस्तक रोजगार ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। पब्लिकेशन ईयर ऑफ द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज, ठीक है, 1936। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से जुड़ा है? खेल सिद्धांत से कौन जुड़ा है? खिलाड़ियों की संख्या, सभी प्रदेयकों का योग और रणनीतियों की संख्या। ठीक है, तो ये सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गैर प्रतिद्वंदी और गैर अपवर्जन विशेषता है, किसकी विशेषता होती है ये? तो सार्वजनिक वस्तु की विशेषता होती है। ठीक है, पब्लिक गुड्स की विशेषता होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है, आभास लगान के प्रतिपादक हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट, ठीक है, इसके आपके प्रोपाउंडर कौन है? कोइंसिडेंट के आभास लगान के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न देखिएगा, 100% फंसेगा ये, तो मार्शल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। आभास लगान के प्रतिपादक कौन है? मार्शल। चलिए छठा प्रश्न क्या है आपका, तरलता अधिमान सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो J.M. किन्स के द्वारा तरलता अधिमान सिद्धांत दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो J.M. किन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है छठे का। चलिए इसमें सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, एक सेकेंड। चले सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता नहीं है? चले देखते हैं। देखें, स्थिर तकनीक होती है उत्पादन संभावना वक्र में। ठीक है, दो वस्तुएं भी होती है, मूल बिंदु के नातेदारी भी होते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के नतोदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, कॉनकेव टू ओरिजिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो ढलान ऊपर की ओर होता है, अपवर्ड स्लोप्स होते हैं, ये आपके उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, असंभाव्यता सिद्धांत दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो एरो के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। असंभाव्यता प्रमेय दोस्तों, जिसे एरो के प्रमेय के रूप में भी जाना जाता है, ये अर्थशास्त्री केनेथ जे एरो इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने 1951 में अपनी पुस्तक सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज में इसको तैयार किया था। ठीक है, और जो एरो का है, ठीक है, ये प्रमेय उनके काम के लिए 1972 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, नवा प्रश्न है, विक्रय लागत का संबंध है, किसके साथ संबंध है? तो इसका जो है एकाधिकार के साथ संबंध होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, विविधात्मक लगान के प्रतिपादक हैं। विविधात्मक लगान के प्रतिपादक आपके इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, कि विविधात्मक लगान के प्रतिपादक कौन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं ही बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। आप लोग खुद कमेंट करिएगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि बाकी बच्चे भी आपके जो क्वेश्चंस के आंसर है उसको देख लें। ठीक है, देखें
अल्पकाल में औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो इसका जो आकार होता है दोस्तों वो यू आकार का होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है MVP बराबर है, MVP किसके बराबर होता है? तो जो MVP है, MVP क्या है सर जी? मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। MVP क्या है? मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट। तो ये किसके बराबर होता है? तो ये जो है MPP गुणे कीमत के बराबर होता है, ठीक है। MPP गुणे प्राइस के बराबर होता है। तो जो MVP है ये क्या है? मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट हो गया। अब सर जी MPP क्या है? MPP ये आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई बाई प्राइस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 देख लेंगे आपका क्या पूछा गया है, ठीक है। देखें, व्युत्पन्न मांग है। व्युत्पन्न मांग क्या है? तो व्युत्पन्न मांग जो होता है वो पूंजीगत वस्तुओं की मांग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है? एकाधिकार सदैव असामान्य लाभ अर्जित करेगा, अल्पकाल में अर्जित करता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है? समांग उत्पादन विशेषता है, किसकी विशेषता होती है? तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता होती है। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है? देखें, लगान का सिद्धांत संबंधित 100% ये आएगा आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। डेविड रिकार्डो ने दिया था लगान का सिद्धांत। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, बाजार विफलता का क्या कारण है? बाजार विफलता का कारण होता है पूर्ण प्रतियोगिता, बाह्यता, संपदा अधिकारियों का परिभाषित होना, ठीक है। संपदा अधिकारी नहीं है, अधिकार है, ठीक है। संपदा अधिकारों का परिभाषित होना, ये सभी क्या है आपके बाजार विफलता के कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स नॉट डिफाइंड। चलिए प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, पैरेटो अनुकूलतम संबंधित है। पैरेटो अनुकूलतम किससे संबंधित है? ये आपका कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है 18 का। प्रश्न नंबर 19 है, क्या है संबंधित है? यह दोस्तों आपका किससे संबंधित है? वास्तविक अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है, क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको मैं आपको समझा दूं अच्छे तरीके से। देखें, जो क्या है, ठीक है, ये आदर्श अर्थशास्त्र भी आपका संबंधित होता है, लेकिन ये किससे संबंधित होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो व्हाट इज क्या है, ये वास्तविक अर्थशास्त्र से संबंधित है, क्योंकि वास्तविक अर्थशास्त्र जो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उन तथ्यों और वास्तविकताओं का अध्ययन करता है जो क्या है पर आधारित होते हैं, जबकि जो नॉर्मेटिव यानी आदर्श अर्थशास्त्र है दोस्तों, यह जो होता है क्या होना चाहिए इस पर केंद्रित होता है। यानी जो वास्तविक अर्थशास्त्र है वो क्या है, और जो आदर्श है नॉर्मेटिव है ये क्या होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस पर आधारित होता है नॉर्मेटिव अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग आपके संबंधित हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। पैरेटो अनुकूलतम का संबंध है। पैरेटो अनुकूलतम का संबंध किसके साथ है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखें, ये आपका संबंध होता है एजवर्थ बॉक्स से। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है? देखिए, क्षतिपूरक मापदंड का संबंध है, किसके साथ संबंध है? तो कार्डर हिग्स से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का संबंध है, बताइए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का संबंध किसके साथ है? तो इन दोनों के साथ संबंध होता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र का, ठीक है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थशास्त्र दोनों से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जब आप लोग अपने बुक्स में पढ़ेंगे, बुक में आपके 275 नंबर पेज पर दिया है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संबंध के बारे में, ठीक है। तो जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है इन दोनों की बात करता है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थशास्त्र दोनों का, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दोनों की बात करता है। पेज नंबर 275 पे है, ठीक है। इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 22 का, ठीक है। अब 23 नंबर प्रश्न क्या है? दोहरा मापदंड का संबंध है, किसके साथ इसका संबंध है? तो इसका संबंध है सीटोवास्की से। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का, ठीक है। चले
प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, फर्म का मांग वक्र बराबर है, किसके बराबर होता है? तो यह आपका बराबर होता है AR वक्र से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। AR क्या है? एवरेज रेवेन्यू है, मैंने आपको बताया, ठीक है। फर्म की जो मांग वक्र है ये AR वक्र से बराबर होता है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया डिमांड कर्व, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा है लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फर्म का मांग वक्र जो होता है एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 25 है, एकाधिकार की विशेषता है, ठीक है। एकाधिकार की विशेषता क्या है? तो एकाधिकार की विशेषता होती है फर्म कीमत लेने वाली है, ठीक है। फिल्म इज प्राइस टेकर, ठीक है। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका, ठीक है, फर्म है, फर्म इज प्राइस टेकर, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलें देखिए क्वेश्चन पेपर उतने अच्छे से विजुअल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मुझसे गलतियां हो रही हैं, नहीं तो मुझसे गलतियां नहीं होती हैं। आप लोग बाकी सारे क्लासेस भी देखे होंगे, ठीक है। आप लोगों को खुद अच्छे तरीके से विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, फिर भी आप लोग क्या करेंगे, वीडियो की क्वालिटी अच्छे से बढ़ा लेंगे, ठीक है। देखें, एक ही विक्रेता के द्वारा पूर्ति नियंत्रित होती है, एक ही विक्रेता के द्वारा पूर्ति जो होती है दोस्तों, ये एकाधिकार बाजार में नियंत्रित होती हैं, ठीक है, मोनोपोली मार्केट में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या है? देखिए, अल्प के बीच में प्रतियोगिता की विशेषता है, ठीक है। अल्प के बीच में यहाँ पर देख लिए कंपटीशन एमंग द फ्यू इज फीचर ऑफ, ये आपका संबंधित है आपका ओलियो, ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट से, ठीक है। अल्पाधिकारी बाजार से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अल्प के बीच प्रतियोगिता विशेषता है किससे? अल्प अधिकारी बाजार से, अल्पाधिकारी बाजार से, ठीक है। चले प्रश्न नंबर आपका 28 है, देखिए फर्म का संतुलन है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, फिर भी अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चले फर्म का संतुलन है, तो जो फर्म का संतुलन होता है वह आपका AC का ढाल बराबर MC का ढाल। देखिए इसको मैंने बहुत ही खोजा तो इसका मिल नहीं रहा था, मैंने बुक में बहुत देर तक इसको खोजा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में मैं कंफ्यूज हो जा रहा था, ऑप्शन नंबर बी भी आपका आ रहा था। तो इन तीनों में से कोई एक ही होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा कि सर जी प्रश्न नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बुक्स में मैंने बहुत देर तक खोजा, आपका मिला नहीं, ठीक है। इसमें कई दिखा रहा था मुझे कई तरीके से इस प्रश्न का उत्तर। देखें पॉली का अर्थ है, पॉली का अर्थ क्या होता है? विक्रेता होते हैं, सेलर होते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 है, उपभोक्ता बचत शून्य होती है, उपभोक्ता बचत प्रथम कोटि के मूल्य विभेद में शून्य होती है, ए ऑप्शन आपका राइट है 30 का। प्रश्न नंबर 31 क्या है? सीमांत भूमि पर लगान होगा, सीमांत भूमि पर जो लगान होगा वो शून्य होगा, जीरो होगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 पूछा गया है, अल्पाधिकार की विशेषता है, अल्पाधिकार की विशेषता क्या होती है? तो कुछ विक्रेता होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं और प्राइस रिजिडिटी होती है, कीमत दृढ़ता होती है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ए और सी दोनों करेक्ट हैं। प्रश्न नंबर 33 है, अलग अलग मांग की लोच पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो वस्तु विभेदीकरण में पाई जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन में पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 है, उपयोगिता फलन संबंधित है, यूटिलिटी फंक्शन इज रिलेटेड टू, उपयोगिता फलन किससे संबंधित है? उपभोक्ता के सिद्धांत से संबंधित है, थ्योरी ऑफ कस्टमर से, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या है? कुल वक्र का ढाल, तो जो कुल वक्र का ढाल होता है ये आपका कुल में परिवर्तन की दर और सीमांत के बराबर होता है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 है, खेल सिद्धांत संबंधित है, खेल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ओलिगोपोली से संबंधित है, अल्पाधिकार से, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, लाउड स्पीकर की अधिक आवाज़ उत्पन्न करती है, तो ऋणात्मक बाध्यता उत्पन्न करती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैसे? देखिए अगर लाउड स्पीकर ऐसे पूछा रहता प्रश्न को कि लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो उत्पन्न करती है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए और बी दोनों। लेकिन पूछा है लाउड स्पीकर की अधिक आवाज़, ठीक है, अधिक आवाज़ अगर उत्पन्न करेगी तो ये ऋणात्मक बाध्यता उत्पन्न करती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है?
उच्चतम उपयोगिता संभावना सीमा का ढाल है? कौन सा ढाल है? उपयोगिताओं के बीच विनिमय है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक कल्याण फलन से संबंधित अर्थशास्त्री हैं बर्गरसन और सैमुअल्सन, ये दोनों आपके संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूंगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ खड़ा है। आपके पूरे बुक से सारे अब मैंने आपके क्वेश्चंस करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे क्लासेस को अटेंड करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गैर कीमत प्रतियोगिता विशेषता है, किसकी विशेषता है? तो एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषता होती है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 40 का। जल्द मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।